पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड कितना कितना बनता है। उसी में नेक्स्ट पार्ट ये है, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर यहाँ पर टोटल फील्ड कितना बनेगा ये पता करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये कोई रिंग है और इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे फील्ड पता करने जा रहे हैं। तो ये इसका एक्सिस बना लेते हैं। अब इस रिंग पर यहां एक एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा। इस एलिमेंट ने ये इस पोजीशन पर जो फील्ड बनाया होगा वो अपने से अवे इधर की तरफ बनाया होगा। इसको हम लोग DE लिखते रहे। इस एलिमेंट ने जो यहां पर फील्ड बनाया इस पॉइंट पर, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल भी अल्फा होगा। तो DE के कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। तो इधर की तरफ cos अल्फा कंपोनेंट आएगा DE cos अल्फा, और इधर की तरफ DE sin अल्फा है ना। अब जो एलिमेंट हमने ऊपर लिया था इसी के जैसा एक एलिमेंट रिंग में नीचे की तरफ यहां पर भी होगा। यहां पर भी एक एलिमेंट लेंगे जब, तो वो एलिमेंट भी अपने से दूर की तरफ फील्ड बना रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पर इधर की तरफ DE फील्ड बना रहा होगा। इसका भी इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा DE sin अल्फा, और इधर की तरफ DE cos अल्फा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो DE हमने बनाए हैं इनका साइन अल्फा कंपोनेंट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स हम रिंग पर लेंगे उन सारे एलिमेंट्स का जो यहाँ पर DE, इस पॉइंट पर DE फील्ड बनेगा, उस DE का cos अल्फा कंपोनेंट ही जुड़ने वाला है। तो टोटल फील्ड अगर हम लिखना चाहें इस पॉइंट पर, तो E विल बी इक्वल टू ये सारे DE का cos अल्फा कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिए, जोड़ दिए, है ना। तो अब DE कितना होगा, इसको हम यहां पुट कर देंगे, DE की जगह इनटू cos अल्फा पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब सोचते हैं DE क्या लिए थे हम लोग। यहां पर एक एलिमेंट था छोटा सा, मान लेते हैं DQ चार्ज का, उसके कारण यहां पर इस पॉइंट पर जो फील्ड था वो था DE। इस एलिमेंट का इस पॉइंट से जो दूरी है वो हम लोग स्मॉल r अगर लिखते हैं तो DE विल बी K टाइम्स DQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये स्मॉल r है कितना, अंडर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अंडर रूट ऑफ ये r रेडियस है और ये x डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा स्मॉल r का वैल्यू, है ना। चलिए DE की जगह हम लिख रहे हैं K DQ अपॉन R स्क्वायर, और cos अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos अल्फा विल बी x अपॉन R, x अपॉन R। दिस विल बी इक्वल टू K अपॉन R क्यूब x इंटीग्रल ऑफ DQ। अब DQ सारे एलिमेंट का जो चार्जेस हैं इनको अगर हम जोड़ते जाएं, इंटीग्रेट करते हैं, तो पूरे रिंग का जितना चार्ज था वो Q आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस विल बी इक्वल टू KX अपॉन R क्यूब इनटू रिंग का चार्ज। अब R का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो फाइनली E विल बी इक्वल टू KQ X न्यूमरेटर में हो गया, अपॉन में R था अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यूब करना है तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया रिंग के एक्स स्क्वायर। तो वापस नोट्स में आते हैं हम लोग, वापस नोट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज सॉल्व करके यहाँ पर लिखा हुआ है DE cos अल्फा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में DE बना हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेट किया, सॉल्व करके ये आंसर लाए
के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, इसको याद भी रखना चाहिए हमें। चलिए अब नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि फील्ड इज 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x गोज टू इंफिनिटी। सही बात है, x इक्वल टू 0 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, e के फॉर्मूले में तो e 0 आएगा, x को इंफिनिटी बहुत बड़ा लेंगे तो भी इस फॉर्मूले में पुट करने पर e का वैल्यू 0 आएगा। मतलब फील्ड का वैल्यू रिंग के सेंटर पर और इंफिनिटी पे दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब दोनों जगह 0 है, इसका मतलब बीच में तो बढ़ा होगा, फिर फील्ड घटा होगा, तो कहीं ना कहीं फील्ड का मैक्सिमा भी होगा। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा है नोट के सेकंड पॉइंट में, टू फाइंड द पोजीशन वेयर फील्ड इज मैक्सिमम फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये तरीका होता है मैक्सिमम निकालने का। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, e x के फंक्शन में लिखा हुआ है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा किस जगह पे फील्ड मैक्सिमम है। तो इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। फील्ड का फॉर्मूला ये आया हुआ था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। चलिए e को डिफरेंशिएट करते हैं, डी ई बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू, ये जो k इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लिए, डिनोमिनेटर u बाई v फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को पहले स्क्वायर लिखते हैं, हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब न्यूमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर को वैसे ही रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और न्यूमिनेटर x का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1 माइनस, अब x को वैसे रख दिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, और चेन रूल लगा रहे हैं, अंदर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट विल बी 2x। अब ये जो d बाई डी एक्स है इसको 0 से इक्वेट करना है और x के लिए सॉल्व करना है। अगर इसको इक्वल टू 0 किया जाए, यहां से मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू ये वाला जो चीज है ये राइट हैंड साइड में ले जा रहा है, इज इक्वल टू ये हो गया 2 और 2 कैंसिल करके ले जाते हैं, 3 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है और यहाँ पर 3/2 है, तो जब इसको हटाएंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में बचा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो यहां से मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस आर बाई रूट 2, मतलब x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 और माइनस आर बाई रूट 2 दो पोजीशंस मिलेंगे जहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी। मतलब ये जो रिंग थी इसमें एक पीछे पॉइंट मिलेगा माइनस आर बाई रूट 2 पे और एक आगे पॉइंट मिलेगा प्लस आर बाई रूट 2 पे जहां पर फील्ड मैक्सिमम है। वापस आते हैं इसमें शीट में, तो इसमें लिखा है टू फाइंड द पोजीशन वेयर फील्ड इज मैक्सिमम फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस और माइनस आर बाई रूट 2। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा है कहा है कि वेरिएशन उसका कैसा है, इसको प्लॉट किया गया। तो देखो ये कैसे प्लॉट किए हैं, ये जो पॉइंट है रिंग का सेंटर उसको x इक्वल टू 0 लिया गया, x इक्वल टू 0 पे फील्ड 0 है और इंफिनिटी पे जब जा रहे हैं तो धीरे धीरे फील्ड 0 की तरफ टेंड कर रहा है, x गोज टू इंफिनिटी पे 0 है और x इक्वल टू प्लस आर बाई 2 पे यहाँ मैक्सिमा दिखाया हुआ है, यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम है। अगर यही ग्राफ पीछे भी बनाना होता तो पीछे में माइनस आर बाई 2 पे मैक्सिमम होता फील्ड और इंफिनिटी पे जाके 0 होता। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो राइट साइड में यहाँ के जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन अपने से अवे राइट साइड में बना रहा होगा फील्ड, और यही रिंग पीछे किसी पॉइंट पर अगर फील्ड बनाएगा तो अपने से अवे मतलब पीछे की तरफ बनाएगा।
डायरेक्शन भी बता दिए फील्ड का किधर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड टेंशन इन द रिंग, जिस पर चार्ज कैपिटल Q है, रिंग का रेडियस R है, ड्यू टू ए चार्ज स्मॉल q केप्ट एट इट्स सेंटर। एक रिंग है कैपिटल Q चार्ज का, R रेडियस का, उसके सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज स्मॉल q चार्ज की वजह से रिंग में कितना टेंशन डेवलप हुआ है ये पता करना है। चलिए देखते हैं। ये कोई रिंग है, इस पर चार्ज कैपिटल Q है और इस रिंग का रेडियस R है। इसके सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज रख दिया गया। अब ये जो स्मॉल q चार्ज है वो रिंग के हर एलिमेंट को अपने से दूर बाहर की तरफ धकेल रहा होगा, ऐसे निकल कर रहा होगा अपने से दूर। तो होगा क्या कि रिंग का हर एलिमेंट बाहर भागना चाहेगा तो रिंग में एक खिंचाव, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। यही टेंशन कितना डेवलप हुआ है ये पता करना है हमें। चलिए, तो इसके लिए हम लोग ऐसा किया जाए, रिंग पर एक छोटा सा कोई एलिमेंट लिया जाए, छोटे सा एंगल डी, कोई थीटा एंगल ले लेते हैं, छोटा एंगल, और यहां से यहां तक का एक एलिमेंट ले लेते हैं। उस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये रिंग का एक एलिमेंट है छोटा सा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इस पर लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करने जा रहे हैं। सेंटर वाला जो चार्ज था इसको अपने से दूर रखेल रहा है, इधर की तरफ इस पे फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए इस एलिमेंट का चार्ज dq है, तो सेंटर वाले एलिमेंट ने, ये जो सेंटर पे जो चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज, उसने इस एलिमेंट को बाहर की तरफ ढकेला कितने फोर्स से, तो kq dq अपॉन r स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ। तो इसको अपने से दूर ढकेल रहा है। अब ये दूर भाग क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बाकी के रिंग ने इस चार्ज को पकड़ के रखा है, बाहर भागने नहीं दे रहा है। बाकी का रिंग इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ताकि ये बाहर ना भागे। किस फोर्स से, टेंशन के फोर्स से। तो अब ये सब फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तभी ये चार्ज dq चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा। चलिए, तो हम थोड़ा एंगल वगैरह बनाने जा रहे हैं। ये पूरा एंगल अगर थीटा था तो ये वाला एंगल θ/2 होगा, ये वाला एंगल θ/2 होगा। तो ये जो t है इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा sin θ/2 इधर की तरफ, और इधर की तरफ आएगा cos θ/2। इस तरह से यहाँ जो टेंशन है t, इसका भी नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा sin θ/2 और लेफ्ट साइड में कंपोनेंट आएगा cos θ/2। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स, ये और ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे केवल वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स। ये जो t का cos θ/2 वाले कंपोनेंट्स हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल वर्टिकल वाले sin θ/2 वाले कंपोनेंट्स दोनों के बचेंगे। तो हम बैलेंस करने जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ये वाला फोर्स दिख रहा है, इसको बैलेंस करेंगे दोनों t का नीचे की तरफ जो कंपोनेंट है उससे। चलिए, तो यहाँ पे हो गया, तो क्या करें, 2 टाइम्स t sin θ/2 शुड बी इक्वल टू ऊपर की तरफ जो फोर्स था k q dq अपॉन r स्क्वायर। अब अगर थीटा बहुत छोटा है, θ/2 भी बहुत छोटा हो, तो sin θ/2 को θ/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2t θ/2 इज इक्वल टू k q बाई r स्क्वायर। अब dq की वैल्यू, dq माने इस एलिमेंट का चार्ज। तो पूरे रिंग पर चार्ज था कैपिटल Q, और इतना जो थीटा एलिमेंट बनाए हैं, थीटा एंगल का एलिमेंट है जो, इस पर चार्ज कितना है ये पता करना है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे 2 पाई एंगल में कैपिटल Q चार्ज है,
तो थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा वही dq है। यूनिटरी मेथड से इसको लिखने जा रहे हैं dq को। तो टोटल चार्ज q था, वो चार्ज 2 पाई एंगल में फैला था। थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा उसको लिखना है, तो ये हो गया dq। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से थीटा से और थीटा कैंसिल कर लेते हैं। तो टेंशन T इज इक्वल टू हो गया k q q अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द वायर। यहाँ पर एक रिंग है जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और एक स्ट्रेट वायर है सेमी इनफाइनाइट, उसका एक एंड यहाँ पर है रिंग के सेंटर पर और दूसरा एंड इंफिनिटी तक गया है। अच्छा, इस स्ट्रेट वायर पे भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ही दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का फोर्स पता करना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये रिंग है और ये स्ट्रेट वायर है। अब ये जो वायर है सेमी इनफाइनाइट वायर, ये फील्ड बना रहा होगा। हम लोग सीखे थे उसका एक एक्स और वाई कंपोनेंट होता है, ई एक्स और ई वाई। और कितना कितना फॉर्मूला लाए थे हम लोग, ई एक्स था के लैम्डा बाई डी और ई वाई था के लैम्डा बाई डी। सेमी इनफाइनाइट रिंग है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ना। चलिए, तो इसकी वजह से पहले फील्ड ड्रॉ करते हैं रिंग के पोजीशन पे। ये वायर इस जगह पे मान लेते हैं, कहाँ फील्ड, किधर की तरफ फील्ड बनाएगा, इधर की तरफ। अपने से अवे डायरेक्शन में ई एक्स लिखते थे और इधर की तरफ ई वाई होगा, है ना, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ई एक्स और ई वाई दोनों ही कितने कितने, के लैम्डा बाई आर, ये आर दूरी पे है यहाँ से। उसी तरह रिंग पे यहाँ जो एलिमेंट होगा, पहले वहां पर भी फील्ड लिख के देखते हैं किधर की तरफ होगा, इस वायर की वजह से। ये वायर इस जगह पे अपने से दूर इधर की तरफ ई एक्स बना रहा होगा और अपने पैरेलल इधर की तरफ ई वाई बना रहा होगा। तो जब फोर्सेस लिखेंगे रिंग के इस जगह पे, अगर कोई एलिमेंट ले ले, dq चार्ज का एलिमेंट ले ले, तो उस पे फोर्स होगा dq इंटू फील्ड। तो x डायरेक्शन इधर ex इंटू dq लिख दें, इधर की तरफ एक फोर्स हो गया और इधर की तरफ फोर्स हो गया dq इंटू ई वाई। तो इस एलिमेंट पे ऊपर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड में इतना फोर्स लग रहा है। उस तरह से यहां पर भी एक dq चार्ज का एलिमेंट ले लेते हैं, तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया dq इंटू ई एक्स, ये वाला फोर्स, और लेफ्ट साइड में हो गया dq इंटू ई वाई, ये वाला फोर्स, है ना। तो देखिए ये जो दोनों चीजें हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब जब जोड़ा जाएगा सारे फोर्सेस को, ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल यही वाले कंपोनेंट्स जुड़ने वाले, है ना। मतलब हमको करना क्या चाहिए, एक एलिमेंट dq लेना चाहिए, उस पर ये वाला फोर्स कितना है वो पता कर लेना चाहिए, और सारे dq पे यही वाले लगने वाले फोर्सेस को जोड़ देना है, मतलब इंटीग्रेट कर देना है ना। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन द रिंग विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं एक एलिमेंट पे ये वाला फोर्स, मतलब dq इंटू ई वाई को। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq इंटू ई वाई हो गया k लैम्डा बाई आर। तो दिस इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर बाहर लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल के अंदर dq हो गया। अब ये सारे dq चार्जेस जब जोड़े जाएंगे तो पूरे रिंग का चार्ज आ जाएगा। तो रिंग का चार्ज अलग से नहीं लिखा है, रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो पहले इसको लिख दे रहे हैं k लैम्डा बाई आर इंटू रिंग का चार्ज। अब रिंग का जो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे करके लिख दिया जाए। तो दिस इज इक्वल टू
k lambda by r, charge per unit length is lambda into ring का length 2 pi r. तो this is equal to, ये r और r कैंसिल कर ले रहे हैं, 2 pi into k into lambda square. तो नेट फोर्स रिंग पर लेफ्ट साइड में होगा और इतना होगा. और एक्शन रिएक्शन पेयर से, न्यूटन थर्ड लॉ से हम कह सकते हैं कि वायर पे भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा, राइट साइड में लग रहा होगा. चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने नोट्स में. नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो हेडिंग डाला हुआ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं. चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं. 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं. मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है. ये दोनों एक दूसरे से जब r दूरी पे होते हैं तो उस समय सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ये पता करने जा रहे हैं. चलिए तो हम लोग क्लास 11th में सीखे थे कि जब कभी सिस्टम के अंदर के फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा चीज डिफाइन किया जा सकता है. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं, तो सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है. इसका मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे 11th में. हम लोग बोले थे कि जब भी कभी किसी ऐसे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो वो चेंज लाने में इंटरनल फोर्सेस जितना वर्क करेंगे वही वर्क -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं. हम उसको लिख के बताते हैं. जो बात थी वो ये थी कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर ए स्मॉल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का ही तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता था. तो ऐसे डिफाइन किया गया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. उसी बात को यहां पर हम लोग यूज करके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस सिस्टम के लिए लिखने जा रहे हैं. मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज, पहले दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पे थे. Q1 वाले चार्ज को फिक्स्ड रखते हुए, मतलब इसको यहीं पे रखते हुए Q2 को स्लोली यहां से इंफिनिटी तक ले जाया जाए, इंफिनिटी तक पहुंचा दिए. ऐसा करने में वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं पता किया जाएगा. -1 से मल्टीप्लाई करके du के बराबर लिखा जाएगा, है ना. अच्छा होगा क्या कि इस इनिशियली जब r दूरी पे थे दोनों तो उस समय का पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं पता है. हाँ ये जरूर है कि जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच जाएंगे फाइनली तो एक दूसरे से हम मान सकते हैं कि जीरो इंटरैक्शन कर रहे होंगे. उस समय सिस्टम का एनर्जी को जीरो माना गया. तो जिसको हम लोग पिछले साल पढ़ते थे तो रेफरेंस बुलाते थे. तो रेफरेंस लेवल क्या होता था जहां पर सिस्टम का एनर्जी जीरो माना जा सके. तो माना गया कि जब 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं तो उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो होता है ना. चलिए अब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिख रहे हैं इसकी बात करते हैं. तो इस प्रोसेस में जब Q2 को यहां से ले जा रहे होंगे इंफिनिटी की तरफ, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा होगा. जब ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो इनके बीच का जो इंटरनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो वो भी वैरी कर रहा होगा. वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखना है हमें, तो क्या करें, तो किसी जनरल पोजीशन पे पहले Q2 को ले जाया जाए. मान लो यहां से जब Q2 x दूरी पे पहुंचा था उस समय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना लग रहा था वो लिखा जाए. थोड़ा सा dx आगे बढ़ा जाए वहां से और वर्क लिखा जाए dw और इंटीग्रेट किया जाएगा तो पूरा इनिशियल से फाइनल तक जाने में टोटल वर्क कितना हुआ पता चलेगा, है ना. तो टोटल डेल्टा u विल बी इक्वल टू, माइनस लिख दिए पहले वाला, वर्क डन लिखने जा रहे हैं. ये फोर्स जब x दूरी पे Q1 और Q2 होते हैं तो फोर्स होगा k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर. वहां से dx आगे ले गए तो इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया.
और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। x का मिनिमम वैल्यू है स्मॉल r और मैक्सिमम इंफिनिटी तक लेके जाना है, तो डेल्टा यू मिलेगा। अच्छा, डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के Q1 Q2 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो माइनस 1 बाई एक्स लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट r से इंफिनिटी तक जाना है। चलिए इसको लिखते हैं। फाइनल मतलब जब इंफिनिटी पे पहुंच गया उस समय का पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने जीरो माना हुआ था, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब r दूरी पे Q1 और Q2 थे तो कितना था, वो u मान लिए, तो ये हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी माइनस माइनस 1 बाय r। तो यहां से माइनस माइनस, ये इसको ऐसे कर ले रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड का ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली u विल बी इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r। ये फॉर्मूला हो गया कि दो पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे पे से r दूरी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इतना होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही लिखा हुआ है यहाँ पर, u इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन x, जब x दूरी पे है Q1 और Q2। नोट करके दो बातें लिखी हैं। पहला लिखा है हियर Q1 एंड Q2 शुड बी पॉइंट चार्जेस। अभी जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही कर रहे थे। दूसरा लिखा हुआ है Q1 एंड Q2 विल बी यूज्ड विथ साइन, साइन के साथ लिखना होगा। साइन के साथ मतलब अगर Q1 और Q2 में से कोई एक नेगेटिव है तो u की जगह u जब पुट कर रहे होंगे k इंटू Q1 इंटू Q2, अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ यहाँ पे पुट करना होगा अपॉन x, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी सिस्टम की। और अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब साइन के साथ यहाँ Q1 और Q2 पुट करेंगे तो u भी पॉजिटिव आ जाएगा। हम नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग चार्ज सिस्टम्स। ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, और L साइड लेंथ है स्क्वायर का, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। चलिए देखते हैं। ये 4 पॉइंट चार्जेस हो गए। तो ये सीखना है हम लोगों को कि कैसे एक सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है जिसमें 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हों। तो तरीका ये है कि जितने भी पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे पेयर ऑफ चार्जेस बनेंगे, उन सारे पेयर ऑफ चार्जेस के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख के और सबको जोड़ देंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आता है। जैसे 4 चार्जेस हैं तो 4C2 पेयर्स बनेंगे ना, कौन कौन से, ये प्लस Q और ये माइनस Q का एक पेयर हो गया, जो एच के लॉन्ग वाले ये दोनों हैं इनका एक पेयर हुआ ना। फिर इस एच के लॉन्ग जो 2 चार्जेस हैं, ये माइनस Q ये प्लस Q, एक पेयर ये हुआ, फिर एक पेयर ये हुआ माइनस Q प्लस Q, और एक पेयर ये हुआ माइनस Q प्लस Q। और फिर डायगोनल पे भी एक पेयर है, देखो एक पेयर ये है पेयर ऑफ चार्ज, इधर माइनस और माइनस Q, और एक पेयर ऑफ चार्जेस ये है प्लस Q। टोटल 6 पेयर्स हो गए। हर पेयर का एनर्जी लिख के जोड़ देना होगा, टोटल सिस्टम का एनर्जी ऐसे लिखा जाता है। अब कोई एक एज वाला पेयर लेते हैं, एज के दोनों तरफ जो चार्जेस हैं वो प्लस Q माइनस Q हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है L। तो इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q माइनस Q, K Q Q2 लिख दिए अपॉन L। और ऐसे 4 पेयर्स हैं जो एज वाले हैं, है ना, एक ये और एक ये। तो एज वाले पेयर्स 4 हैं इसलिए इंटू 4 कर दिए,
इतना एनर्जी हो गया। और अब डायगोनल वाले दो हैं, एक का लिखा जाए इंटू डबल कर दिया जाए, तो ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, तो के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन इनके बीच का सेपरेशन L रूट 2 डायगोनल वाला लेंथ, और इंटू 2 ऐसे दो पेयर्स हैं, तो टोटल सिस्टम का एनर्जी प्लस इतना हो जाएगा, U इज इक्वल टू ये चीज। तो दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन L, ये हो जाएगा -4 प्लस रूट 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, ये जो डायग्राम बना है ये क्यूब है, और क्यूब में कितने एजेस होंगे? 12 एजेस होंगे। फेस डायगोनल्स कितने होंगे? एक फेस में 2 डायगोनल्स हैं और टोटल 6 फेसेस हैं, तो फेस डायगोनल्स हो गए कितने? वो भी 12। और बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं क्यूब में? 4, है ना। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक एक होगा, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। इन सब का एनर्जी, जितने पेयर्स बने उन सब पेयर्स का एनर्जी लिख के जोड़ देना होगा। चलो, तो जो एजेस वाले पेयर्स हैं उसमें हमेशा देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, एजेस वाले जितने। और कितने एजेस? 12। चलिए, तो हम आंसर लिखने जा रहे हैं, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं पूरा। U इज इक्वल टू 12 एजेस हैं, इसलिए 12 टाइम्स K इंटू Q माइनस Q अपॉन L, है ना। तो ये हो गया सारे एजेस वाले का। अब फेस डायगोनल्स कितने हैं? 12। और फेस डायगोनल वाले चार्जेस देखो कैसे हैं, एक ये प्लस क्यू, तो फिर इधर भी प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, तो इधर भी माइनस क्यू। सारे फेस डायगोनल में ऐसा ही मिलेगा, माइनस क्यू तो इसके अपोजिट माइनस क्यू, प्लस क्यू तो इसके अपोजिट प्लस क्यू, है ना, लाइक चार्जेस मिलेंगे। चलिए, तो उनके लिए एनर्जी कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ते जा रहे हैं, प्लस 12 टाइम्स K Q1 Q2 अपॉन L, सारे फेस डायगोनल भी हो गए। अब बचे बॉडी डायगोनल वाले। अब ये एक है और ये एक है, देखो ये प्लस क्यू, तो बॉडी डायगोनल अपोजिट वाला इसका जो है ये माइनस क्यू है, फिर ये प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू, मतलब अपोजिट चार्जेस है ना। और कितने बॉडी डायगोनल्स? 4। तो फाइनली इनको भी जोड़ा जाए, 4 टाइम्स K Q माइनस Q अपॉन बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? L रूट 3। अच्छा, यहां पर फेस डायगोनल का लेंथ लिखना चाहिए था L रूट 2, इसको सही कर लेते हैं ना। ये वाला जो टर्म है ये एजेस वाले पेयर्स के लिए था, ये वाला जो टर्म है ये फेस डायगोनल्स के लिए था, ये वाला जो टर्म है ये बॉडी डायगोनल्स के लिए था। 12 एजेस, 12 फेस डायगोनल्स, 4 बॉडी डायगोनल्स, है ना। तो ये फाइनल आंसर होने वाला है, इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन L, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 12 बाई रूट 2, दैट इज 6 रूट 2 माइनस 4 बाई रूट 3, ये आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q, Q और Q1।
पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के लिए Q1 की वैल्यू बताना। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखेंगे और उसको 0 से इक्वेट करके Q1 का वैल्यू पता कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं। ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है और ये Q1। तो इसमें चार्जेस के 3 पेयर्स बन सकते हैं। ये Q और ये Q का एक पेयर होगा, फिर इस Q और Q1 का एक पेयर होगा और एक Q और Q1 का पेयर। 3 पेयर्स हो गए। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A√2। चलिए तो पहले पेयर के लिए लिख रहे हैं हम लोग ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा KQ² A। देन इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के लिए लिख रहे हैं दैट विल बी KQ1 A। और फिर इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के लिए लिख रहे हैं KQ1 A√2। और ये जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछा है क्वेश्चन में कि 0 होने के लिए Q1 का वैल्यू पता करना है। इसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर लिया जाए। चलिए तो सब में से K हट जाएगा, राइट साइड में 0 है, A हट जाएगा और एक Q हट जाएगा। तो यहां से बचा Q प्लस Q1 प्लस Q1/√2 इज इक्वल टू 0। तो Q1 1 + 1/√2 इज इक्वल टू -Q। Q1 इज इक्वल टू -Q√2/√2 + 1। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में लिखा है फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज शोन इन द फिगर। इस फिगर में 2 मासेस हैं m और 2m। इनिशियली ये लोग इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे हुए थे, दोनों पे चार्ज Q है। अब इस m मास को v0 वेलोसिटी से 2m की तरफ चला के छोड़ दिया गया। तो बताना है इनके बीच का मिनिमम गैप कितना हो जाएगा। इनिशियल गैप इनफाइनाइट था। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में लिखा है कि 2m इज फिक्स्ड, मतलब इस प्रोसेस में 2m को पकड़ के रखे, 2m को फिक्स कर दिए, नहीं मूव करने दे रहे। तो इनके बीच का मिनिमम गैप कितना होने वाला है। और सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि 2m इज फ्री, मतलब अगर 2m को भी छोड़ दिया जाए चलने के लिए, जैसे जैसे ये पास आएगा 2m को रिपेल करेगा तो 2m भी भागे, तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो चलिए एक एक करके दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। हम जा रहे हैं पहला पार्ट जिसमें कि 2m फिक्स्ड है, उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये एक मास m है और इसको v0 वेलोसिटी से चला के छोड़ा गया। लार्ज डिस्टेंस से, इनफाइनाइट सेपरेशन से छोड़े 2m की तरफ, जिसमें चार्ज Q है और इसका भी चार्ज Q है। और ये 2m वाला जो मास ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। चलिए तो अब इस प्रोसेस में जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा होगा, इस सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे जब हम 2m को होल्ड करके रखे हैं, इसका मतलब हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। जब भी किसी सिस्टम में बाहर से फोर्स लगता है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं हम, 2m को पकड़ के रखे हैं, वो फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं 2m वाला पॉइंट, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव नहीं करता है तो बाहर से वर्क डन नहीं हो रहा है, इसका मतलब। तो जब बाहर से वर्क डन नहीं हो रहा है तो इस सिस्टम का एनर्जी जरूर कंजर्व होगा। तो इसका मैकेनिकल एनर्जी लिखा जाए, इनिशियल और फाइनल कंजर्व करा दिया जाए। इनिशियल सेपरेशन इनफाइनाइट है और हमको पता करना है कि मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो जैसे जैसे ये इसके Q वाला मास और पास आ रहा होगा 2m के, तो 2m वाला जो मास है वो m वाले मास को रिपेल भी कर रहा है, अपने से दूर भगा रहा है, तो ये धीरे धीरे डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो मिनिमम सेपरेशन उस समय का कहलाएगा जब ये m वाला मास डी एक्सेलरेट करते करते रेस्ट पे आए। जब ये रेस्ट पे आएगा उस समय का जो इनके बीच का सेपरेशन डी है वही इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखेंगे। पहले इनिशियल वाला लिखते हैं एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे है पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन। ये चीज तो जीरो हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिख दिए इज इक्वल टू, फाइनली इस कंडीशन में आने पर काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि दोनों मासेस रेस्ट पे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं के Q1 Q2 दोनों चार्ज बराबर है, Q स्क्वायर हो गया अपॉन डी, है ना। तो यहां से डी के लिए सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पे डी विल बी इक्वल टू 2k Q स्क्वायर अपॉन m v नॉट स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन कितना। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 2m इज फ्री टू मूव। चलिए इसको भी देखते हैं। m मास को v नॉट वेलोसिटी से 2m की तरफ प्रोजेक्ट कर दिए। 2m वाला मास भी फ्री है मूव करने के लिए, तो ये दोनों चार्जेस Q और Q हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे ये m वाला मास पास आएगा 2m वाले मास को रिपेल करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा। तो इससे क्या होगा, 2m वाला मास भी आगे की तरफ वेलोसिटी गेन करते जाएगा धीरे धीरे। ऑल्सो ये जो m वाला मास है 2m वाला मास इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, इसका मतलब m वाले मास की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो कुछ समय बाद का अगर हम डायग्राम बनाएं, m वाले मास का वेलोसिटी कम होते होते कुछ v1 मान लेते हैं हो जाएगा, और 2m वाले मास का वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ मान लेते हैं v2 हो गया। अच्छा, इनिशियली तो m वाले मास का वेलोसिटी ज्यादा था, 2m वाले मास का वेलोसिटी कम था। जब तक पीछे वाले मास का वेलोसिटी आगे वाले मास के वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा, कहने का मतलब जब तक v1 v2 से ज्यादा रहेगा, तब तक इनके बीच का गैप कम होते रहेगा। दौड़ाने वाला तेज दौड़ा रहा है, भागने वाला धीरे धीरे भाग रहा है, तो इनके बीच की दूरी कम होती रहेगी। हमको पता करना है मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। अच्छा, आगे चल के ये भी होने वाला है कि m वाले मास का वेलोसिटी घटते घटते 2m वाले मास के वेलोसिटी से कम होने लगेगा, क्योंकि 2m वाले का तो बढ़ते ही जा रहा है, m वाले का वेलोसिटी घटते ही जा रहा है, तो कभी न कभी तो m वाले मास का वेलोसिटी कम होगा 2m वाले से। तो जब 2m वाले मास का वेलोसिटी मतलब जब आगे चल के जब v2 v1 से बड़ा होने लगेगा तो इनके बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम कब हुआ, जब m का वेलोसिटी घटते घटते और 2m का वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बराबर पहुंचे, मतलब जिस समय v1 और v2 बराबर पहुंचे होंगे उस समय का इनके बीच का जो गैप था वही मिनिमम गैप कहलाएगा। तो उस समय के इनके बीच के गैप को अगर d लिख रहे हैं और m और 2m का मास का वेलोसिटी हम लोग बराबर जिस समय होगा उस समय की कंडीशन लिखना चाहते हैं, तो चलिए दोनों को v लिख देते हैं, इसको हटा दें, दोनों को v लिख दे रहे हैं। तो जिस समय दोनों मासेस का वेलोसिटी v हुआ उस समय का डायग्राम ये बना हुआ है, बराबर हुआ उस समय का डायग्राम बना है।
यही सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन है, और यही डी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में सिस्टम का मोमेंटम देखा जाए तो कंजर्व है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था क्योंकि बाहर से फोर्स लगा रहे थे। जब सिस्टम पे बाहर से फोर्स लगता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, लेकिन यहां पर हम इसको फ्री छोड़ दिए टर्म वाले मास को, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे इस प्रोसेस में, इसलिए मोमेंटम कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है, तो क्योंकि बाहर से ना फोर्स है ना बाहर से वर्क है। तो दोनों इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। देखो, दो अननोन मान चुके हैं हम लोग, एक तो v अननोन है और एक d अननोन है, इसलिए दो इक्वेशंस चाहिए। एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिख देंगे और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे। चलिए, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं। m वाले मास का हो गया फाइनल मोमेंटम mv और 2m वाले मास का 2mv, तो दोनों का मिला के सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम mv प्लस 2mv हो गया, इज इक्वल टू पहले वाला लीनियर मोमेंटम लिखने जा रहे हैं। पहले केवल m वाला मास ही मूव कर रहा था, उसका मोमेंटम था m इंटू वी नॉट, 2m वाला मास रेस्ट पे था शुरू में, इसलिए उसका मोमेंटम 0। तो कोई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है। फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो यहां से v आ गया v नॉट बाई 3, इसको एक पहला इक्वेशन बना लिए। अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। फाइनल एनर्जी लिखने जा रहे हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी। m वाले मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, 2m वाले मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v स्क्वायर, और इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन d, ये फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, इज इक्वल टू पहले का एनर्जी लिखने जा रहे हैं। m वाले मास का हाफ m v नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m v नॉट स्क्वायर। 2m वाले मास का काइनेटिक एनर्जी 0 है और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे थे। अब पहले वाले इक्वेशन में से v का वैल्यू v नॉट बाई 3 दूसरे वाले इक्वेशन में पुट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा और आंसर तक पहुंचा जाएगा। यहां से 2 और 2 हटा लेते पहले, तो हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस m v1 स्क्वायर, सॉरी हाफ m v स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर, दैट इज 3/2 m v स्क्वायर प्लस kq स्क्वायर अपॉन d इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो यहां से मिला kq स्क्वायर अपॉन d इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म राइट साइड में ले जाएंगे, 3/2 m v स्क्वायर लिखा हुआ है, हाफ m कॉमन ले लेंगे तो 3v स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स v नॉट बाई 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 3, 2/3 v नॉट स्क्वायर, यहां से 2 और 2 कैंसिल कर लिया जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 m v नॉट स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में है k q स्क्वायर अपॉन d, यहां से d इज इक्वल टू 3kq स्क्वायर अपॉन m v नॉट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। वापस आते हैं नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इन द अबव क्वेश्चन पार्ट बी फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज। दोनों चार्जेस का फाइनल वेलोसिटी कितना कितना हो जाएगा ये पता करना है। अच्छा, मिनिमम सेपरेशन के लिए जब हम लोग सॉल्व किए थे तो एक लॉजिक दिए थे कि जिस समय इन दोनों के बीच इन दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ होगा उसी समय का सेपरेशन मिनिमम होगा, लेकिन अभी इन लोगों का वेलोसिटी चेंज होना बंद नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी ये लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
तो m का वेलोसिटी v से अब और घटेगा, 2m का वेलोसिटी v से और बढ़ेगा भी, और जब 2m का वेलोसिटी m के वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो इनके बीच का गैप भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइनल वेलोसिटी दोनों का कितना होगा। फाइनल मतलब कि जब चेंज होना बंद हो जाए वेलोसिटी, उसको फाइनल वेलोसिटी बुलाया जाएगा। अभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको फाइनल नहीं बुलाया जा सकता। फाइनल कब बोलेंगे? जब ये लोग एक दूसरे पे फोर्स लगाना बंद कर चुके हो। अब देखो इन दोनों के बीच का गैप इस टाइम के बाद अब बढ़ना शुरू हो रहा है, तो बढ़ते 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 कभी न कभी इनके बीच का गैप इन्फिनाइट होगा। जब इनके बीच का गैप इन्फिनाइट होगा तो ये लोग एक दूसरे पे फोर्स लगाना बंद कर देंगे, मतलब एक दूसरे के वेलोसिटी को चेंज करना बंद कर देंगे, तो इनका वेलोसिटी फिर चेंज होना बंद हो जाएगा। तो उसको कहेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। वही फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये पता करना है हमको। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इनिशियली m वाला मास को v0 वेलोसिटी देके छोड़ा गया था, 2m वाला मास रेस्ट पे हुआ करता था, और फाइनली काफी टाइम बीतने के बाद जब m वाले मास का वेलोसिटी कुछ v1 मान लिया जाए और 2m वाले मास का वेलोसिटी कुछ v2 मान लिया जाए। इनिशियल इनके बीच का गैप इनफाइनाइट था, हम चाहते हैं उस समय का वेलोसिटी v1 और v2 निकालना जब इनका फाइनल वेलोसिटी भी इंफिनिटी हो चुका, फाइनल गैप भी इंफिनिटी हो चुका। इनके बीच का गैप वापस इनफाइनाइट मान लिए और v1 v2 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। अगेन इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो इस वाले मास का फाइनल लीनियर मोमेंटम है mv1 प्लस इस वाले मास का 2mv2 इज इक्वल टू, पहले केवल इसका था mv0 और 2m वाला मास रेस्ट पे था। ये इक्वेशन 1 हो गया जैसे पहले लिखे थे। तो इन सब में से m को हटा सकते हैं, ये एक इक्वेशन हो गई। और अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, इस वाले मास का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस 2m वाले मास का हाफ 2mv2 स्क्वायर, और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे आ चुके हैं, इज इक्वल टू पहले इनिशियली कितना था हाफ mv0 स्क्वायर और 2m वाला मास रेस्ट पे, इसलिए 0 काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 था क्योंकि इनिशियल सेपरेशन भी इनफाइनाइट है। तो ये इक्वेशन 2 हुआ। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 पता करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहां से 2 हटा लेते हैं, सब में से m कॉमन है, हटा लेते हैं। तो जैसे पहले वाले इक्वेशन में से अगर v1 का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो v1 इज इक्वल टू होगा, देखो इक्वेशन में v0 माइनस 2v2, 2v2 को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो v1 इज v0 माइनस 2v2, और यहां पर v1 की जगह पे इसको पुट कर देते हैं। तो जगह हाफ ऑफ v0 माइनस 2v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ v0 स्क्वायर। तो यहां से मिला हाफ ऑफ v0 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर माइनस 4v0 v2 प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ v0 स्क्वायर। हाफ ऑफ v0 स्क्वायर दोनों साइड में दिख रहा है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये हाफ अंदर ले जाने के बाद पहला वाला ये टर्म में हो जाएगा 2v2 स्क्वायर, तो दूसरे वाले टर्म में भी जब हाफ अंदर ले जाएंगे तो आएगा माइनस 2v0 v2 और प्लस ये वाला टर्म v2 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में 0। तो इसका मतलब अच्छा सब में से v2 कॉमन लेके हटा लिया जाए
एक V2 हटा लेते हैं सब में से, ये हो गया 2V2 और प्लस V2, 3V2 इज इक्वल टू, राइट साइड में इसको ले जाते हैं 2V0। तो इसका मतलब V2 हो गया 2/3V0, ये एक आंसर हो गया। और अब V1 भी पता करना है, तो इक्वेशन 1 में, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देखा जाए, V1 इज V0 माइनस 2V2, तो यहां पर V1 लिख देते हैं, V1 is V0 minus 2V2, that is V0 minus 2 times 2/3V0. This is equal to minus of V0/3. ये आंसर हो गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का।